मैं जानता हूं आपने दंगल मूवी जरूर देखी होगी। इस मूवी में बबीता फोगाट का रोल सान्या मल्होत्रा ने किया था। दोस्तों, क्या आपको पता है सान्या मल्होत्रा अपने जीवन में इंपोस्टर सिंड्रोम का शिकार रह चुकी हैं। अब ये इंपोस्टर सिंड्रोम होता क्या है, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दरअसल सान्या को यह लगता था कि उन्हें जो भी मूवीज मिल रही हैं वो सब उन्हें तुक्के से मिल रही हैं। वो इसके लिए कुछ भी डिजर्व नहीं करती हैं, मतलब अपने ही टैलेंट के ऊपर हमेशा डाउट रहना। सान्या मल्होत्रा अकेली ऐसी सेलिब्रिटी नहीं है जो इस सिंड्रोम का शिकार है या इस बीमारी का शिकार है, बल्कि दुनिया में और भी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज जैसे कि मिशेल ओबामा हो गई, टॉम हैंक्स हो गए, मतलब सेलिब्रिटीज की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो कि इंपोस्टर सिंड्रोम से आज की डेट में ग्रसित है। अब ये इंपोस्टर सिंड्रोम होता क्या है? दरअसल इंपोस्टर सिंड्रोम एक तरीके का साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इससे ग्रसित होता है उसको हमेशा ऐसा फील होता है कि वो ढोंगी है, वो दुनिया भर में जिससे भी मिल रहा है उसके साथ पाखंड कर रहा है, लोगों को धोखा दे रहा है। इतना ही नहीं, उसे लगता है कि उसके पास ये जो दौलत है, पैसा है, रुतबा है, ये सब उसका कमाया हुआ नहीं है, ये सब उसे तुक्के से मिल गया है जिसके लिए वो डिजर्व ही नहीं करता है। ये सारी बातें सोचकर वो आदमी अंदर ही अंदर घुटता रहता है हमेशा। मैं जानता हूं आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे या आपके फ्रेंड्स में से ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि आज की डेट में सक्सेसफुल होंगे, जिन्होंने बहुत पैसा अपने जीवन में कमाया होगा, रुतबा कमाया होगा, लेकिन फिर भी वो आपके सामने बैठकर ये बोलते होंगे, यार मुझे ये सारी चीजें मिल तो गई हैं लेकिन मैं इसका हकदार नहीं था, मैं डिजर्व नहीं करता था। उस टाइम पे आपको गुस्सा भी आता होगा, आपको लगता होगा यार क्या आदमी है, सबसे पहले तो पैसा बना लिया और आज जब पैसा रुतबा बना लिया तो उसके बाद बकैती पड़ रहा है हमारे सामने। खैर, पूरी बात तो वही समझ सकता है जो इससे ग्रसित होता है। ये लोग इंपोस्टर सिंड्रोम डिसऑर्डर से ग्रसित हैं। ऐसे लोग अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। अब ये कोई ऐसी अवस्था तो है नहीं जो आपको सामने से दिखाई दे सके, ये एक मानसिक अवस्था है जिसे आप देख नहीं सकते हो। मैं समझता हूं आप में से कई सारे लोग भी इंपोस्टर सिंड्रोम से ग्रसित हो। सबसे पहले तो इस बीमारी के आप लक्षण पहचान। डॉक्टर पॉलिन आर क्लैंस एंड सूजन ए आइम्स ने 1978 में साथ मिलकर एक लेख लिखा था इसके ऊपर, जिसका नाम था द इंपोस्टर फिनोमेनन एंड हाई अचीविंग विमेन। इस लेख में इन्होंने बताया कि सोसाइटी में मोस्ट सक्सेसफुल वुमेन एक ऐसी मानसिक बीमारी की शिकार हैं जिसमें उन्हें लगता था कि जो कुछ भी उन्हें मिला हुआ है ये सब केवल उन्हें तुक्के से मिल गया है, वो उसके लिए डिजर्व नहीं करती हैं। उसका एक और कारण शायद रहा हो, क्योंकि वो जो समाज हुआ करता था वो पितृ सत्तात्मक हुआ करता था। मतलब कहने का ये कि ये वो टाइम हुआ करता था जब घरों को चलाने के लिए, कमाने के लिए सिर्फ मर्द ही बाहर जाया करते थे। जो महिलाएं होती थी वो घरों में केवल घर के अंदर के ही काम करती। यही कारण है कि उनके दिमाग में हमेशा यह बना रहता था कि उन्हें जो कुछ भी मिल रहा है वो सब समाज के पुरुषों की वजह से मिल रहा है। ये आदमी लोग नहीं होंगे तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, वो कुछ डिजर्व ही नहीं करते। लेकिन 1985 में डॉक्टर पॉलिन का एक और लेख आता है। इस लेख में इन्होंने इस बात की पुष्टि करी कि इस बीमारी से केवल महिलाएं ही ग्रसित नहीं हो सकती, बल्कि पुरुषों को भी इस तरीके का डिसऑर्डर हो सकता है। हमारा समाज भले ही जेंडर न्यूट्रल ना हो, लेकिन ये जो बीमारियां हैं ये जेंडर देखकर नहीं आती। दोस्तों, इंपोस्टर सिंड्रोम कोई जन्मजात बीमारी नहीं है, ये कोई लेकर पैदा नहीं होता है, बल्कि ये कंडीशनिंग की वजह से होती है। अब कंडीशनिंग क्या होता है? कंडीशनिंग का सीधा मतलब है आपकी परवरिश से। मतलब जिस व्यक्ति की परवरिश जैसी हुई होती है वो उसी तरीके का बनता चला जाता है। इसको ऐसे मानिए कि बचपन में आप गिर गए और आपको चोट लग गई, अब आप घर जाते हो तो आपके पापा आपको मारते पीटते हैं। इतना ही नहीं, जो बराबर के अंकल हैं पड़ोस वाले, वो भी आपको दो चार बातें कह देते हैं, जैसे कि आवारा हो गया है आपका लड़का, ऐसी ऐसी बातें। ऐसे में आपको एक विक्टिम आइडेंटिटी मिल जाती है। ये आइडेंटिटी आपके साथ जीवन भर के लिए चिपक जाती है। आप इसी के सिंड्रोम ऑर्डर में चले जाते। या मान लीजिए कि कभी शैतानी करते हुए किसी छोटे बच्चे ने कोई चीज उठा ली किसी जगह से। अब किसी दूसरे व्यक्ति ने, जो कि एल्डर है, उसने कह दिया कि ये तो चोर है, इसने चोरी करी हुई है। इस केस में उसके ऊपर एक विक्टिम आइडेंटिटी चिपक गई। वो हमेशा अपने आप को इसी डिसऑर्डर में ले जाएगा और सोचता रहेगा कि वो चोर है और पूरी दुनिया उसे ऐसे ही देख रही है। आप आगे चल के जितने भी सक्सेसफुल बन जाओ, जितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन आपके दिमाग में एक कसक छूट जाती है कि लोग मेरे बारे में यही सोच रहे हैं। लोगों का जो परसेप्शन है वो कभी नहीं बदलेगा। लोग तो मुझे चोर ही समझते हैं या मुझे आवारा ही समझते हैं, जो उस टाइम पर मेरे साथ हुआ था। इवन मुझे जो कुछ भी मिला है वो सिर्फ मेरे लक की वजह से मिला है, मेरी कोई मेहनत नहीं है इसमें, या मैं डिजर्व नहीं करता हूं। आप अपने स्कूल के दिनों को याद करिए। मैं डेफिनेटली श्योरली ये कह सकता हूं कि कोई ना कोई ऐसे मास्टर जी जरूर होंगे जिन्होंने कभी ना कभी आपकी पिटाई करी होगी या आपके किसी दोस्त की करी होगी। ऐसे में
वो जो बच्चा है वो थर थर कांपने लगता है, वो जब भी मास्टर को देखेगा वो हमेशा कांपने लगेगा, वो अपनी सुध-बुध दिमाग की खो देगा, वो उस टाइम पर डिसीजन मेकिंग अपनी भूल जाता है। और यही चीज उसके साथ आगे स्टार्ट होती है इंपोस्टर सिंड्रोम के रूप में। उसे ऐसा लगता है कि उसके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ होता चला जा रहा है, उसमें उसका खुद का कोई रोल नहीं है। उसको यह लगता है कि उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है किसी भी डिसीजन पे। तो वहीं से वो क्या करता है, गिव अप करना शुरू कर देता है कंडीशन में। अगर सफलता मिल भी गई तो भी आपको यह हमेशा डर रहता है कि कहीं ये जो सक्सेस मिली है ये कल को हमसे छिन ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पास जो कुछ भी हो सब कुछ चला जाए। इतना ही नहीं, बराक ओबामा की जो पत्नी है मिशेल ओबामा, इन्होंने भी एक इवेंट में खुले तौर पर यह स्वीकारा है कि ये भी इंपोस्टर सिंड्रोम का शिकार हैं। इन्हें हमेशा इस तरीके की फील होती है कि जो आज इनके पास है वो कल रहेगा या नहीं रहेगा, और ये अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं हो पाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, एमा वॉटसन को आप जरूर जानते होंगे, करंट अफेयर में आपने पढ़ा भी होगा कि एमा वॉटसन वही है जिन्होंने ऑस्कर भी जीता हुआ है। क्या आपको पता है, इन्होंने ये बात कही है कि जब ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, उस इवेंट में जब जाती हैं और जिस दिन ये ऑस्कर जीतने जा रही होती हैं और इनको रेड कारपेट पे चलना होता है, तो इनको भरोसा ही नहीं हो रहा होता है कि ये सारा इवेंट इनके लिए है या फिर इन्होंने ये अचीव किया है। एमा वॉटसन ने कहा इस इवेंट के बारे में कि वो बार बार वॉशरूम जा रही थी और वॉशरूम में जाकर अपने आप को आईने में देख रही थी कि हाँ ये सच हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसके बाद वापस से आके इवेंट को अटेंड कर रही थी। ये रेड कारपेट मानो उनके लिए कुछ ऐसी दुनिया थी जिसके बारे में कभी उन्होंने सोचा ही ना हो, और आज अगर वो मिल भी गई है तो वो बिलीव नहीं कर पा रही हैं और उसको लेकर डर रही हैं। अब आपको ये समझ आ चुका होगा कि इंपोस्टर सिंड्रोम कितना घातक है और कितना आम भी हो सकता है आज की डेट में। सवाल यह है कि इससे बचा कैसे जाए, मैं आपको समझाता हूं। अगर आप इंपोस्टर सिंड्रोम से ग्रसित हैं, आई एम वेरी श्योर जब आप परेशानी में होते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि मैं किसी से अपनी बात कहूं, कोई मेरे पास ऐसा हो जिससे मैं अपनी बात को शेयर कर सकूं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने घर के अंदर देखना है कोई ऐसा सदस्य जिससे आप अपने मन की बात कह सको, और किसी भी तरीके की बात हो उसके लिए वो आपको कभी ब्लेम ना करे, ऐसा सदस्य आपको चुनना है। अगर आपको घर में नहीं मिलता ऐसा सदस्य तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में ढूंढिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा सदस्य जरूर होगा जो कि आपको इस तरीके से काल्मनी लेगा। अगर आपको कोई भी नहीं मिलता है तो उस केस में आप डायरी ले सकते हो। ये डायरी आपका वो दोस्त हो सकती है जिससे आप अपनी सारी बातें कह सकते हो। अब आप में से कई लोगों को लगेगा कि डायरी लिखना तो मैंने सुना था बुरी आदत है, कोई भी अगर मेरी डायरी को पढ़ लेगा तो क्या होगा। नहीं, बात वहां नहीं जा रही है, थम जाइए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप 10 दिन तक डायरी लिखिए और उस डायरी को अपनी मन की सारी बातें बताइए जहां पर आप परेशान हो रहे थे। 10 दिन बाद जब आप पुराने पन्नों को पलटेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि मैंने तो अपनी बात केवल कह दी, लेकिन किसी ने उसका समाधान नहीं किया। समाधान अगर हुआ था तो वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ था। यह तरीका होता है उस कॉन्फिडेंस को वापस लेने का। वरना जिनको भी ये सिंड्रोम होता है उन्हें लगता है कि सिचुएशन मेरे हाथ से निकल चुकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो गिव अप कर देते हैं और उस परेशानी में डर जाते हैं, और कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं। क्योंकि जब पुरानी घटनाएं हो जाती हैं तब हमें इस बात का एहसास होता है कि हम तो बेवजह ही उसके लिए इतना परेशान थे, जबकि परेशान होने की जरूरत नहीं थी ज्यादा। आपको ये खुद को समझाना होगा कि गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है। गलतियां जो होती हैं ये नॉन परमानेंट नेचर की होती हैं। आपको बस चीजों को लगातार ट्राई करते रहना है। आपको यह समझाना होगा कि मैं यहां पर कुछ काम करने आया हूं और मेरे जीवन का यह मकसद है। जब आप उसे लगातार करते रहने की कोशिश करोगे और अपने आप को बार बार माफ करते रहोगे, एक दिन वो आएगा जब आप उसे अचीव कर लोगे। यही तरीका है इस सिंड्रोम से बाहर निकलने का। आपको पता है टेड टॉक में एक मनोवैज्ञानिक आ चुके हैं, वैलेरी यांग। उन्होंने इंपोस्टर सिंड्रोम के बारे में यह कहा कि इस सिंड्रोम से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप एक इंपोस्टर की तरह सोचना ही बंद कर दें। वैकेंसीज बहुत हैं इस साल, चाहे एसएससी हो या फिर रेलवे, लेकिन सिलेक्शन कब होगा? जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए एक ऐसा पैकेज आपको चाहिए कि आप कम से कम समय में पूरा जीएस का सिलेबस कंप्लीट कर लें, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और पीवाईक्यूज भी हों। मेरा ये जो बैच है जीएस जीके का फाउंडेशन बैच, इसे आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। इस बैच का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। इस टाइम पर मानसून ऑफर चल रहा है, हेल्प 50 डिस्काउंट कोड है, जिसकी मदद से आप 50% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। हर साल सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो फेल होते हैं वो जीएस की ही वजह से होते हैं। फिर चाहे आप एसएससी का रेशियो उठाकर देख लीजिए, रेलवे का या फिर स्टेट पीसीएस का या राज्य का कोई भी एग्जाम हो। तो इस साल जीएस को नजरअंदाज नहीं करना है।
मेरे इस बैच की खास बात यही है कि यहां पर मैंने सारा सिलेबस कवर कर दिया है एक ही बार में। आप अगर लाइव बैचेस इस टाइम पे करते हो तो इतना समय ही आपके पास नहीं है कि वो बैच आप पूरा कर पाओ। अगर आप पूरा भी कर लेते हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, लेकिन इस बैच की मदद से अगले 20 दिन में आप पूरा सिलेबस जीएस का कंप्लीट करके पीवाईक्यूज के साथ आराम से प्रैक्टिस करके एग्जाम देने जाइए और इस बार अपना सिलेक्शन प्राप्त करिए। आज की बात यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में एक नई रिसर्च के साथ मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।